एक से दो में दोबारा खुशामदीद। आइन के मुताबिक सूबों को यह हासिल है कि खिदमात पे सेल्स टैक्स वो ख़ुद कलेक्ट कर सकते हैं, और हमने देखा कि सूबा सिंध ने इस बात पे काफ़ी ज़ोर दिया और सिंध रेवेन्यू बोर्ड का क़याम भी किया गया। और अब कुछ ऐसी बात आ रही है सामने कि वफाकी हुकूमत चाहती है कि एक दफ़ा फिर ये इख्तियार उसको हासिल हो जाए। NFC की आज एक मीटिंग हो रही है और ये भी एजेंडा में शामिल है। हमको मालूम है कि इस पर सिंध हुकूमत के एतराज़ात मौजूद हैं। हम इस पर बात करेंगे अदनान मुफ्ती साहब से, जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में खुशामदीद आपको। शुक्रिया। अदनान साहब, ये बात जो NFC की मीटिंग हो रही है और ये एजेंडा शामिल है कि खिदमात पे सेल्स टैक्स जो सिंध हुकूमत ख़ुद कलेक्ट कर रही थी वो दोबारा वफाक को मुंतकिल कर दिया जाए। जी हाँ। अच्छा, तो क्या वजह है कि ये ऐसी डिमांड वफाकी हुकूमत क्यों कर रही है? देखें, बेसिकली जिस वक्त ये कोई खिदमात पे जो सेल्स टैक्स था, हमने देखा कि एक ब्रॉड बेस्ड VAT लाने का मंसूबा था गवर्नमेंट का, उसके बाद RGST लाने का मंसूबा था। ये उसी जमाने में ये बात भी सामने आ चुकी थी कि सूबे चाहते थे कि उनको एम्पावर ज्यादा किया जाए, उनको ज्यादा जिस डेवोल्यूशन ज्यादा तेज की जाए। ये उस वक्त मेरे ख्याल में ये चीजें सॉर्ट आउट उस तरह से ना हो सकी। हमने देखा कि सूबों के दरमियान और वफाकी हुकूमत के दरमियान जो है एक रिकॉर्ड नोट का तबादला हुआ, जिसमें सब चारों सूबों ने और वफाकी गवर्नमेंट ने साइन किए, जिसमें ये तय किया गया कि खिदमात पर सेल्स टैक्स न सिर्फ सूबे लेंगे बल्कि खिदमात पर सेल्स टैक्स की क्या क्या, उसकी जुज़ क्या क्या होंगे, पूरा जो तरीक़ाकार होगा वो क्या क्या होगा, कितने शोबे जो हैं वो टैक्स नेट में एक कैटेगरी में लाए जाएंगे, कौन सा दूसरे ग्रुप में लाए जाएंगे, कौन से तीसरे ग्रुप में, ये और फिर उसमें रिफंड्स जो इंटर प्रोविंसेस होते हैं उनमें रिफंड्स किस तरह होंगे, एडजस्टमेंट किस तरीके से की जाएगी, ये सब तय किया गया था। मगर बहुत सारी चीजें जो थी वो उसमें बड़ी ओपन छोड़ दी गई और बहुत ही तकनीकी मामलात पे ज्यादा बहस होती रही, बजाय इस बात से कि ये तय हो जाता कि क्या तमाम सूबों का इस पे इत्तफाक है कि नहीं। अब जो हमारी मालूमात है वो ये है, जो अखबार में भी बहुत आती रही, शायद सूबा पंजाब को जो पोर्ट सर्विसेज थी उसके ऊपर एतराज था कि जो पोर्ट रिलेटेड खिदमात है उन तमाम पर जो सेल्स टैक्स कलेक्ट होगा वो सिर्फ के पास नहीं जाए, बल्कि अगर के वो माल किसी ऐसे शख्स ने इंपोर्ट किया है या ऐसी कंपनी ने जिसका ताल्लुक पंजाब से है या उसका जो दफ्तर है पंजाब में कायम है, तो उसका सेल्स टैक्स सिर्फ बंदरगाह के होने की वजह से कलेक्ट ना करे बल्कि उसको पंजाब को मुंतकिल किया जाए। तो सिंध के इस एतराज़ात से सिंध का ये कहना है कि जी हम ये एक जोग्राफाई हमें जो एडवांटेज हासिल है, एडवांटेज है, और तो हम उसको पास ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मामला मेरी नजर में अभी तक हल तलब है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि देखें, बहरहाल ये भी जिसको कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स होते हैं उनका एक अपना बहुत बड़ा से होता है। हमने देखा जब से ये जुलाई से सेल्स टैक्स सिंध पे लगा है, उसमें वफाकी गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगहों पर जो है वो मतलब उस तरह से फैसिलिटेशंस नहीं दी जिस तरह से सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आगे बढ़ के जो है वो ज्यादा, मतलब इस वक्त ज्यादा गर्म है सबसे रेवेन्यू बोर्ड कनेक्शन के लिए भी नई खिदमात भी मुतारिफ करा रहा है, टैक्स नेट को ब्रॉड भी कर रहा है, जो कि उनका एक हक तस्लीम किया गया है। तो ये अब पता नहीं ये मंतक हमारी समझ में नहीं। और देखें उसका अगर आप कुल हिसाब लगाएं, कुल हजम देखें तो कोई 24, 25, 30 अरब रुपए से ज्यादा बनता नहीं है। मतलब अगर ये 30 अरब रुपए हम छोड़ भी देते हैं तब भी वफाकी गवर्नमेंट के पास महसूलात के अंदर एक बहुत बड़ा जो वो है कंट्रोल महसूलात पे होता रहेगा। तो ये वफाकी गवर्नमेंट की ये बात हमारी समझ से बालातर है कि वो आखिर सूबों के जब ये इतने मामला तय हो चुके थे अब जाकर वो सिंध बोर्ड का कयाम भी वजूद में आ गया, कलेक्शन भी शुरू हो गई, टीजिंग प्रॉब्लम जो आ रहे थे लॉ के, ओवरलैपिंग लॉ थे, वो भी अब सेटल होना शुरू हो गई, डस्ट। तो अब ये एकदम से नया ये एक तनाजा खड़ा कर देना, तो ये टैक्सपेयर असल में इसमें देखें होगा। दूसरा अदनान साहब ये बताइए कि यहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि पंजाब हुकूमत का ये एक एतराज़ है, तो अगर पंजाब हुकूमत का एतराज़ है तो पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत से बात कर सकती है और इस मसले को हल कर सकती है, ना कि फिर ये FBR बीच में आए और कहे कि जी इस मसले को हल करने के लिए बेहतर ये है कि हम ही कलेक्शन कर लें।
तो क्या ऐसी कोई बात हुई है कि दोनों सूबाई हुकूमतों ने आपस में इस मसले को हल करने की कोशिश की गई हो, जो आपकी नॉलेज में हो? देखिए शुजा, बात यह है कि तीनों सूबों ने, सिंध के अलावा बाकी तीनों सूबों ने ये रोज अव्वल से ये अपना इख्तियार एफबीआर को दे दिया था, ख्याल जाहिर कर दिया था और अपना ये वो इंडिया दे दिया था कि जो कलेक्शन होगी इन तमाम सूबों की खिदमात पे सेल्स टैक्स की वो सीबीआर ही करेगा। इस वजह से कि सूबे, तीनों सूबे समझते हैं कि अभी तक उनके पास वो कैपेसिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ना वो लोग हैं उस तरह के ट्रेंड के जो वो सेल्स टैक्स कलेक्शन कर सकें। इस वजह से विफाकी गवर्नमेंट को जब तीनों सूबों ने सीबीआर को या फेडरल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया है, तो वो एक जिसको कहते हैं नेचुरल टेंडेंसी ये बन रही है, जो मुझे जहां तक चीजों को मैं समझ पाया हूं, कि फिर सिंध को भी इसी मंसूबे का और इसी मैकेनिज्म का पार्ट होना चाहिए, ना कि वो अपना बोर्ड अलग से बनाए। ठीक है, तो अब ये आप क्या समझते हैं कि हमको मालूम है कि इससे पहले भी सिंध ने बहुत रेजिस्ट किया था और अब भी वो आसानी से इस बात पे नहीं राज़ी होंगे, तो और इससे पहले भी हमको मालूम है कि जब शुरू में कुछ कन्फ्यूजन थी तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड के भी इश्तिहारात अखबारात में आ रहे थे कि आप खिदमात पे सेल्स टैक्स हमारे पास जमा कराएं, वहाँ एफबीआर भी सामने था, एक कन्फ्यूजन का सा कुछ माहौल था। तो आप समझते हैं कि दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं पैदा होने वाली? देखिए, होनी नहीं चाहिए। अब क्योंकि मामला जो है ना, अगर ये विफाकी गवर्नमेंट या मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ात थे कि सिंध अपना बोर्ड बना रहा है और इस पे वसूली शुरू कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये टाइम तो अब तो देखें 6 महीने गुजर गए, जुलाई से लेकर अब तो दिसंबर के हम मिड में आ गए हैं, एंड की बात हो तो मतलब 6 महीने गुजर चुके हैं। अब जाकर ये चीज उठा देना एकदम से, तो मेरे ख्याल में इसकी कोई लॉजिक नहीं है। अगर कोई भी तराजे थे तो सिंध हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर ये तय कर लेना चाहिए था कि ठीक है भाई, अब 6 महीने हम इसको और डिले कर लेते हैं, 6 महीने और कर लेते हैं। ये बातें तो उस वक्त की होती हैं। अब तो देखें, टैक्स पेयर, मैं आपको बताऊं, टैक्स पेयर के लिए ये बहुत मुश्किल है इन सारी चीजों को समझना। अभी भी बहुत सारे कवानीन ऐसे हैं, हम रोजाना की बुनियाद पर सिंध रेवेन्यू बोर्ड से मुशावरत करते हैं और वो काफी हद तक हमारी चीजों को मतलब अकोमोडेट हमें कर रहे हैं टैक्स पेयर्स को, कि अभी भी ओवरलैपिंग लॉस बहुत मौजूद है। अब टैक्स पेयर के लिए तो मसला ये बहुत बड़ा हो जाएगा कि वो जो है किसी चीज पर सीबीआर भी अपना क्लेम दाखिल कर रहा है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड भी कर रहा है। अब देखिए, एक उसकी मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आज तक 6 महीने हो रहे हैं, अभी तक सीबीआर ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी खिदमात पे से खत्म नहीं की है। सिर्फ एक प्रेस रिलीज उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि हमने खत्म कर दी है, मगर आप समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन अगर नहीं है, आइन में वो उसका जो मुसवदा है एक्ट का, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 का, उसके अंदर ये चेंज नहीं आया है, तो प्रेस रिलीज की तो कानूनी कोई हैसियत नहीं है। तो ये एक माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है कि अभी तक विफाकी गवर्नमेंट या सीबीआर जो है वो कुल्ली तौर पर ये तस्लीम या उन्होंने किया नहीं है या इसके लिए तैयार नहीं है कि सिंध बोर्ड जो है वो सिंध गवर्नमेंट अपना बोर्ड बनाकर और खिदमात पर वसूली कर सके। ठीक है, और फिर अदनान साहब, आप क्या समझते हैं कि इसके असरात क्या होंगे और टैक्स कलेक्शन पे असरात क्या मनफी पड़ सकते हैं? दूसरी बात ये कि एक दफ़ा फिर आप बताइए कि आपने कहा कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड अच्छा काम कर रहा है और बहुत से मामलात में एफबीआर से ज़्यादा वो आगे है। देखिए, सिंध रेवेन्यू बोर्ड बिलाशुबा हम उनकी यकीनन, देखिए टैक्स तो देने को कोई भी तैयार नहीं होता और साफ बात है, टैक्स नेट जब ब्रॉड होता है तो टैक्स पेयर को तो दुश्वारी होती है, मगर दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि अब तक कम से कम इन्होंने जो एक फैसिलिटेशन का और डायरेक्ट इंटरेक्शन जो अपने टैक्स पेयर से, टैक्स कंसल्टेंट से किया है, वो एक बड़ा खुशाइंद है और उसमें वो एक मतलब एक नई उसमें सिंध नजर आती है। कम से कम वो सिचुएशन नहीं है जो कि सीबीआर के साथ हमें रही है साल कि वहां फाइल ही मूव नहीं करती और डिसीजन डिले पे डिले होते हैं और एक जिसको कहते हैं ना मैं ना मानू वाली जो पॉलिसी कभी बार हमें ज्यादातर नजर आई है, तो वो चीजें जो है वो नहीं है। टू दैट एक्सटेंट मैं कहूंगा कि सिंध बोर्ड ने अभी तक जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और ये मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस देना चाहिए यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स को। ठीक है अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अदनान मुफ्ती साहब से हमारी बात हो रही थी, टैक्स एक्सपर्ट, और जो मसला है अब देखते हैं कि उसका रुख किस तरफ जाता है।
NFC की मीटिंग में ये एजेंडा ज़रूर है कि खिदमात पे सेल्स टैक्स जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड कलेक्ट कर रहा था सूबे सिंध में, वो दोबारा वफाक को मुंतकिल कर दिया जाए। कुछ उसमें मामलात हैं, कुछ एतराज़ात हैं, पंजाब हुकूमत के पोर्ट पे जो एक्टिविटी होती है उसके एतराज़ात हैं, लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है। दोनों हुकूमतें आपस में, सूबाई हुकूमतें बात कर सकती हैं, इस मसले का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन ये ना किया जाए कि पूरे एक प्रोसेस को दोबारा से रिवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि हमको मालूम है कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने काम करना शुरू किया और जैसे कि नान साहब ने बताया कि अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे जो टैक्स पेयर है उसको कन्फ्यूजन होती है कि कभी वो एक इदारे को टैक्स दे, कभी दूसरे को इदारे को टैक्स दे रहा हो। तो देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है NFC की मीटिंग में इस बारे में। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके हम पाकिस्तान के तजारती खसारे पे बात करेंगे। पहले 5 माह में तजारती खसारे में तकरीबन 37% का इजाफा देखा गया है। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस माली साल के पहले 5 माह में तजारती खसारा बढ़ के $9 अरब तक पहुँच गया है और ये तकरीबन 37% इजाफा है। हमने देखा है कि एक तो जो वजह है, इंपोर्ट तेल ज़्यादा हो रहा है, तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट ग्रोथ वैसी नहीं है जैसे हमको पिछले माली साल में नज़र आई थी। तो इसके क्या असरात हो सकते हैं मज़ीद पाकिस्तान की मईशत पे, इस पर हम बात करेंगे मुज़म्मिल असलम से, इकोनॉमिस्ट JS ग्लोबल कैपिटल। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल। वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल, ये जो तजारती खसारे के अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इस माली साल में आगे जाके और बढ़ सकता है या ये इन्हीं लेवल्स पे सस्टेन कर सकता है? देखिए शुजा, तजारती खसारा तो बढ़ेगा, हर महीने तजारती खसारा तो आएगा, लेकिन पिछले 2-3 महीने से एबनॉर्मल हो गया। पहले हमारा तजारती खसारा महीने में $1.25 अरब के करीब आ रहा था, उतनी हमें रेमिटेंसेज आ जाती थी तो हमारे करंट अकाउंट में फर्क नहीं पड़ रहा था। ये $1.25 अरब से बढ़ के $2 अरब हो गया, तो जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि तकरीबन $2 अरब हमारे रिजर्व से भी कम हो गए। ये $2 अरब में जो जंप आई है स्टीप, वो आई है कि एक तो हमारी वॉल्यूमेट्रिक इंपोर्ट बहुत बढ़ गई ऑयल की पिछले 2-3 माह में, और ऑयल की कीमतें भी सबके सामने है कि वो $100 से प्लस मुतवातर चल रही थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें आपका इंपोर्ट जो बिल है उसमें ऑयल इंपोर्ट्स का सिर्फ 41% कंट्रीब्यूशन है। अगर पीछे चले जाएं, पास्ट में चले जाएं, तो ऑयल इंपोर्ट्स पाकिस्तान की 23 से 25% होती थी, फिर वो 30% पे आ गई। अब शुरू के 5 माह में ये 41% हो गई है। और सबसे बड़ी वजह जो ऑयल इंपोर्ट्स की बढ़ गई है वो कंजम्पशन में भी इजाफा हो गया। जैसे CNG बंद कर दिए तो CNG गाड़ियां पेट्रोल में आ गई हैं, ठीक है ना। गैस डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्री की बंद की हुई है, तो वो फर्नेस ऑयल पे अपने पावर प्लांट से बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मुल्क की जो है ना ऑयल कंजम्पशन भी बढ़ गई है, और एक ऑयल की कीमतों में जो तवाजुन बिगड़ा है वो भी। तो ये सर्दियों के महीने में तो पाकिस्तान की ऑयल की इंपोर्ट तो बढ़ती रहेगी, लेकिन ऑयल की कीमतों पे एक सवालिया निशान है कि ये आया $100 होनी चाहिए गिवन जो ग्लोबल इकोनॉमिक हालात हुए हैं सारी चीजें। मेरा ख्याल ये है कि ये थोड़ी सी ज्यादा है और इसमें जो है गिरावट आ सकती है। और कल के दिन भी हमने देखा कि 5% जब सऊदी अरेबिया ने कह दिया कि जी वो सप्लाई बढ़ाएगा ओपेक की तरफ से, तो 5% सीधा $100 से $94-95 पे आ गई है। अच्छा मुज़म्मिल, इसके अलावा क्या समझते हैं कि ये तजारती खसारा जो हम देख रहे हैं कि इतना बढ़ गया है, तो इसके असरात क्या आप समझते हैं और मईशत पे क्या पड़ सकते हैं? असरात हमारी, क्योंकि जो रेमिटेंसेस जो $1.25 अरब है वो पीक हो गई हुई है, उससे ज्यादा की फिलहाल गुंजाइश नजर नहीं आ रही। तो ये तजारती खसारा अगर हमारा बढ़ता है तो वो डायरेक्ट करंट अकाउंट पे आपका रिफ्लेक्ट करेगा और करंट अकाउंट आपका जो है खसारे में आ जाएगा। और पहले ये होता था कि अगर करंट अकाउंट आपका खसारे में होता था तो आपको FDI आ जाती थी या स्टॉक मार्केट में कोई डाल देता था या IMF का लोन आ जाता था, जिसकी वजह से आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ये जो सारी चीजें नहीं हो रही और उसके ऊपर तिजारती खसारा भी अगर हमारा बढ़ गया तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पे जो है ना हमारे बहुत ज्यादा असर करेगा, और उससे जो है ना पाकिस्तान के खजाने में जो है ना रिजर्व की पोजीशन जो है ना वो कम होती रहेगी वक्त के साथ। ठीक है, और उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो कोई नहीं होगा एक्सचेंज रेट पे, या हो सकता है? देखें, ये अब एक्सचेंज रेट पे तो इमीडिएट हो जाना चाहिए। अगर आप 2 साल पहले बात पूछते तो नहीं होता, क्योंकि उस वक्त स्टेट बैंक ऑयल की पेमेंट खुद करता था। सही। आप सारी पेमेंट्स मार्केट से होती है, तो रोज के कितने डॉलर आ रहे हैं और कितने भेजने हैं, तो उसकी डिमांड एंड सप्लाई पे एक्सचेंज रेट पे फर्क आएगा, जरूर आएगा, इमीडिएट भी आएगा नजर।
लेकिन वो साथ साथ आता रहेगा। पहले जो हम देखते थे ना 2-2, 4-4 रुपए की जंप लगती थी, कभी किसी दिन 30 पैसे प्लस होगा, कभी 50 पैसे प्लस होगा, किसी दिन डॉलर इनफ्लो आ गया तो 20-30 पैसे पीछे हो जाएगा। मार्केट अपनी फोर्सेस पे नया एक्सचेंज रेट लेकर आएगी। ठीक है, और जो हमारी इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है, प्राइमरीली आप कह रहे हैं कि वो तेल की इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, इसके अलावा जो दूसरी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं उसमें कोई ऐसा आइटम है जिसमें हमने इजाफा देखा हो? देखें, नॉर्मल, बाकी सब नॉर्मल रेंज में, जैसे फूड में कोई रिजर्व ऑन ईयर इंपोर्ट ग्रोथ नहीं है, मशीनरी में कोई खास नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजर थोड़ा सा हमने मंगाया क्योंकि फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन कट की, गैस कम की, तो ये मेनली हाइड्रोकार्बन एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट रिलेटेड है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं, कोई नई चीज़ सामने नजर नहीं आई फिलहाल। ठीक है मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया आपका। मुज़म्मिल असलम से हमारी बात हो रही थी, इकोनॉमिस्ट जेएस ग्लोबल कैपिटल। तिजारती खसारा हमने देखा है कि इसमें इस माली साल के पहले 5 माह में इजाफा देखा गया है, तकरीबन 37%, 9 अरब डॉलर का खसारा पहले 5 माह में हो गया है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मुल्क में इस वक्त तवानाई का बहरान है और गैस की लोड शेडिंग है, उसकी वजह से तेल की जो ज़रूरत है उसमें इजाफा हुआ। तेल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हैं, $100 से ज़्यादा ही चल रही हैं, लिहाजा हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया है। एक्सपोर्ट्स में उस तरह से इजाफा हमको नज़र नहीं आया है। जो इस वक्त सूरत हाल हमको नज़र आ रही है उसमें आगे जाके भी, क्योंकि सर्दियों का जो सीज़न है अभी ये कम से कम फरवरी तक चलेगा, तो गैस की जो शॉर्टेज है वो चलेगी और हमारी रिक्वायरमेंट तेल की इन अगले 2 माह में भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में कमी नहीं हुई तो हमारा तिजारती खसारा और भी बढ़ सकता है। इसके अलावा इसका इम्पैक्ट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी नज़र आ सकता है। और ऑलरेडी हमने देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर रिज़र्व्स पे देखा जाए तो रिज़र्व्स हमारे कम हो गए हैं। 18 अरब डॉलर से ज़्यादा के रिज़र्व्स थे हमारे और वो कम होकर 16 अरब डॉलर के आसपास आ गए हैं। लिहाजा इसके असरात हमको आगे जाके नज़र आ सकते हैं। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करेंगे। अपनी आराज़ से हमको ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है 102@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।